जादुई घंटी, जलपरी और बंदर। एक बहुत घना जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सभी सुख चैन से रहा करते थे। उसी वन में एक रॉबी नाम का बंदर रहता था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर रहते थे वो रॉबी की बड़ी तारीफ करते थे, क्योंकि रॉबी सबकी मदद करता था। वो हाथी को ताजे फल तोड़ने में मदद करता, नन्हे हिरण को संभालता जब माँ हिरण बाहर होती। रॉबी का घर नदी के किनारे स्थित था। एक बड़ा और मजबूत पेड़, उसी पर रॉबी रहा करता था। हर जानवर जानता था कि अगर रॉबी कहीं नहीं मिला तो वो पेड़ पर बैठकर जरूर अपनी बांसुरी बजा रहा होगा और अपने दिन का आनंद ले रहा होगा। ये रॉबी के बारे में एक और विशेष बात थी कि वो अपनी बांसुरी पर मधुर धुन बजाया करता था। जब भी वो बांसुरी पर धुन बजाता, देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर रॉबी के चारों तरफ एक घर बनाकर नाचने लगते। कोई सीटी बजाता रहता तो कई जानवर सुरीली आवाज में गाते रहते। सभी जानवर उसकी बांसुरी का आनंद ले रहे होते हैं और संगीत का आनंद लेने के बाद सारे जानवर घर वापस चले जाते हैं। अगला दिन रॉबी पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी अचानक से उसे किसी की चीख सुनाई पड़ी। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। रॉबी ने सिर उठाकर इधर उधर देखा। एक मछली जाल में फंस गई थी और चिल्ला रही थी। रॉबी नीचे उतरते ही बोला, घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। रॉबी को देखकर पहले तो मछली घबरा गई। मछली अपना डर भूल गई और रॉबी को डबडबाई आंखों से देखने लगी। रॉबी ने पूरी मेहनत से उसके जाल से उसे बाहर निकालकर आजाद कर दिया। जैसे ही मछली आजाद हो गई, वो तुरंत एक जादुई जलपरी में बदल गई। शुक्रिया, तुम मेरे दोस्त हो। आज तुमने मुझे मौत से बचाया। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। रॉबी, तुम एक नेक दिल के बंदर हो। तुम हर जानवर की मदद करते हो बिना सोचे। आज के जमाने में तुम जैसे अच्छे बंदर कहीं नहीं मिलते। ये लो, इसे धन्यवाद के उपहार के रूप में स्वीकार करो। क्या है? घंटी? ये कोई साधारण घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। जब भी तुम इसे बजाओगे, आकाश से तुम्हें ताजे फल बारिश के रूप में गिरते हुए मिलेंगे। वाह, मस्त! ये तो जादुई घंटी मेरी मदद करेगी और जंगल के सभी बाकी जानवरों की भी। मगर एक बात ध्यान रखना, इस घंटी को केवल एक बार बजाना। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। शुक्रिया जलपरी। रॉबी जादुई घंटी को लेकर जंगल की ओर भागा अपने दोस्त को मिलने के लिए और जोर जोर से अपने दोस्त को बुलाना शुरू किया। अरे ओ हाथी राजा, अरे सुअर भैया, हिरनी मामी, अरे सब जल्दी बाहर आओ। अरे क्या बात है रॉबी? हिरन ने पूछा। रॉबी ने पूरी घटना अपने दोस्तों को सुनाई। सभी जानवर हैरान हो गए। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि एक जादुई जलपरी ने ऐसी कोई जादुई घंटी दी थी। मैं जादुई घंटी के बारे में अधिक उत्साहित नहीं हूँ। क्या ये काम करेगी? क्यों ना तुम इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो। सभी जानवर ये देखने के लिए उत्साहित थे कि जादुई घंटी कैसे काम करती है। रॉबी भी उत्साहित था। उसने एक ही बार में घंटी बजाई और तुरंत फल नीचे गिरने लगे। वो थे केले, तरबूज, संतरे, सेब, अंगूर और कई तरह के फल जो आकाश से गिर रहे थे। सभी जानवर खुश हो गए और सभी जानवर खूब मस्ती करने लगे। सभी जानवरों ने जी भरकर सारे फल खाए, मगर रॉबी को मिला एक छोटा सा सेब। अभी ताजे फल को ढूंढने की जरूरत नहीं, सुअर भाई ने बोला। रॉबी हर रोज अपना जादुई घंटी यूं ही बजाएगा और हमें फल मिलने लगेंगे। इस तरह कई दिन चलते गए। सभी जानवर रॉबी के आधार पर शुरू हो गए। एक दोपहर रॉबी पेड़ पर झूला झूल रहा था। उसने कुछ ही दूर पर एक केले का बड़ा पेड़ देखा। बड़े बड़े पके हुए केले देखकर रॉबी को भूख लगने लगी, लेकिन पेड़ पर चढ़ने की बजाय उसने जादुई घंटी को बजाने का सोचा। अभी आसमान से ताजे फल खाता हूँ, इस पेड़ के बारे में बाद में सोचूंगा।
और उसने जादुई घंटी बजाना शुरू कर दिया, मगर फल नीचे नहीं गिरे। ये क्या हुआ? क्या ये जादुई घंटी काम करना बंद कर चुकी है? ओह, शायद मैं सुबह एक बार घंटी बजा चुका था। तभी उसे याद आया कि वो सुबह एक बार घंटी बजा चुका था। उसे जलपरी की कही बात याद आई। रॉबी को अब भूख लग रही थी। तभी रास्ते में उसे आराम करता हुआ सूअर दिखा। रॉबी ने सूअर से पूछा, अरे सूअर भैया, कुछ फल बचे हैं क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सुबह एक बार घंटी बजा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बजा सकता। अरे नहीं भैया, मैंने तो सारे फल खा लिए। बहुत स्वादिष्ट थे। माफ करना, पर एक भी नहीं बचा। सूअर की बात को सुनकर रॉबी को बहुत गुस्सा आया। मैं इस जादुई घंटी का मालिक हूँ और मैंने जलपरी की मदद की थी और मुझे ही कुछ खाने को नहीं मिलता। अगले दिन से रॉबी ने नदी के किनारे घंटी बजाकर सारे फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये सब जलपरी ने देख लिया। रॉबी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त भूखे रह जाएंगे। लेकिन मुझे दिन में भी भूख लगती है और मैं दोबारा फल नहीं ले सकता। ये तो स्वार्थ है। तुम स्वार्थी हो गए हो रॉबी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुमने ये जादुई घंटी मुझे दी थी, मेरे दोस्तों को नहीं। उनकी वजह से मैं पूरे दिन भूखा नहीं रह सकता। तभी सारे जानवर रॉबी के पास आते हैं फल मांगने के लिए। मुझे क्षमा कर दो दोस्त, घंटी काम नहीं कर रही। मैंने कितनी बार इसे बजाया मगर ये काम ही नहीं करती, फल आते ही नहीं। सभी जानवर उदास हो गए। किसी ने बंदर पर शक नहीं किया और सब वापस अपने घर चले गए। तभी अचानक से तोता पेड़ के ऊपर फल देख लेता है और सभी जानवर को बोल देता है, ये देखो, रॉबी हमारे सारे फल छुपा रहा है। सभी जानवर वापस आए और उसके व्यवहार पर हैरान हो गए। यदि तुम हमारे साथ भोजन साझा नहीं करना चाहते तो तुम हमें सीधा बता देते। हमारे साथ यूं झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना खाना वापस दे देता। दोस्त, अब हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। दोस्तों के जाते ही रॉबी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रोने लगा। मत जाओ, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं स्वार्थी हो गया था, मुझे माफ कर दो। सभी जानवर वापस आ गए। रॉबी भाई, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तुम हमेशा से हमारे प्रिय हो। हाँ दोस्त, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। और रॉबी ऊपर जाकर अपना फल नीचे फेंकने लगता है और सभी दोस्त मिलजुल कर ताजे फल खाते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन वेल। सीतापुर नाम के गांव में नरेश अपनी बीवी गीता और बेटी अनुसया के साथ रहता था। नरेश के पास एक गाय थी जो कि बहुत सारा दूध देती थी। दूध बेचकर नरेश अपना घर चलाता था। वो गरीब था, लेकिन फिर भी खुशी खुशी अपना जीवन बीता रहा था। पड़ोस में ही सुरेश नाम का एक लालची इंसान रहता था। वो हमेशा से ही नरेश पर जलता था। सुरेश सोचता था, अरे ये नरेश तो एक गरीब इंसान है, लेकिन फिर भी ये और इसका परिवार इतना खुश कैसे रह सकता है? मुझे इनकी खुशियां अब देखी नहीं जाती। पता नहीं कब इन्हें मैं दुखी देखूंगा। सुरेश नरेश के बारे में ऐसा सोच रहा था और जल रहा था। नरेश की बेटी अनुसया बड़ी रहती है और वो समझदार के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी होती है, जिस वजह से उसे शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे थे। एक दिन नरेश की बीवी नरेश से कहती है, सुनो जी, हमारी अनुसया के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का शहर में डॉक्टर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिश्ता है ये तो। हमारे नहीं तो कम से कम बेटी के नसीब में अच्छे दिन तो आएंगे। हाँ, हमें कैसे भी करके उस डॉक्टर लड़के से हमारी अनुसया की शादी कर देनी चाहिए। दोनों ही बहुत खुश होते हैं और लड़का दूसरे दिन अनुसया को देखने आता है और उसे देखते ही उसे पसंद करता है। शादी का दिन भी फिक्स होता है। इधर सुरेश जलन से इतना गुस्सा होता है कि उस गुस्से में वो नरेश के वो गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है, जिस वजह से नरेश की बीवी उससे कहती है, अजी अब हम क्या करेंगे? हम तो अपनी गाय बेचकर पैसे लाने वाले थे। अब गाय कहीं नहीं दिख रही है, तो क्या करेंगे? अरे तुम घबराओ मत, शहर में मेरा एक दोस्त रहता है। मैं उससे कुछ रुपए उधार लेकर आता हूं। कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त हो ही जाएगा। ऐसा सोचकर दूसरे दिन ही नरेश शहर जाता है, लेकिन शहर का दोस्त भी उसे रुपए देने से इनकार कर देता है। बेचारा नरेश
उदास मन से गांव वापस आते रहता है और रास्ते में एक जगह बैठकर वो सोचता है, अरे अब मैं क्या करूं? कितना लाचार हो गया हूं मैं, और अपनी एकलौती बेटी की शादी भी नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो एक कुएं में आत्महत्या करने जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके कुएं के पानी में छलांग लगाता है। लेकिन जैसे ही वो पानी में पहुंचता है, उस जगह पर ढेर सारा सोने का खजाना रहता है। ये सब देखकर वो कहता है, अरे मैं मर गया और अब मुझे सोना दिख रहा है। शायद स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। तभी वहां पर एक मत्स्यकन्या प्रकट होती है और वो कहती है, नरेश, तुम मरे नहीं, जिंदा हो। तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना लेकर जा सकते हो। क्या सच में मत्स्यकन्या? सच में मैं ये सोना ले सकता हूँ? हाँ नरेश, मुझे पता है तुम अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये सोना लेकर जाओ। नरेश बहुत खुश होता है और कुछ सोना लेकर वो कुएं के बाहर आता है और दूसरे दिन ही उस सोने को बेचकर वो अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करता है। बेटी के विदाई के बाद नरेश की बीवी उसे पूछती है, सुनो जी, आपके पास इतने सारे रुपए कहाँ से आए? हमारे पास तो कोई धन नहीं था। नरेश अपनी बीवी को सारी बात बता देता है, लेकिन दोनों की बातें पड़ोसी सुरेश भी सुन रहा था, जिसे सुनकर सुरेश कहता है, अच्छा अच्छा, तो इन गरीबों को वहां से सोना मिला है। अब मैं भी जाकर इनसे भी ज्यादा सोना लेकर आता हूँ और इनसे ज्यादा अमीर बन जाता हूँ। ऐसा सोचकर सुरेश भी उस कुएं को खोजता है और उसमें कूद जाता है। लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है और उसका पैर एक पत्थर से टकराकर जख्मी हो जाता है। हाय रे मेरा पैर, अरे मर गया रे, मेरा पैर टूट गया रे। लेकिन सुरेश लंगड़ाते हुए खजाने को ढूंढता रहता है। तभी वहां पर वो मत्स्यकन्या फिर से प्रकट होती है और वो कहती है, लालची इंसान, तुम जैसे लालची लोगों के मन मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। लालची सुरेश भी वहां से ऊपर आकर लंगड़ाते हुए घर वापस चला आता है और नरेश से जाकर अपने किए कराए की माफी मांगता है। इस तरह से नरेश जब कभी किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहता है, वो उस अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन वेल में जाकर सोना लेकर आता और उनकी मदद करता है।